पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी परामर्श के अंतर्गत सामूहिक परामर्श विधि की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रूपेंद्र राव, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग। आज हम सभी सामूहिक परामर्श की विधियों, उसके विभिन्न सोपानों और उसके महत्व तथा दैनिक जीवन में आने वाले कार्य की चर्चा करेंगे। व्यक्ति के समक्ष किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और समस्याओं का स्वरूप अथवा उसकी गंभीरता में भिन्नता भी हो सकती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति समस्या समाधान की प्रक्रिया के उपरांत ही आगे बढ़ पाता है। इन समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करने में परामर्श सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। परामर्श किसी समस्या ग्रसित व्यक्ति को दी जाने वाली व्यावसायिक सहायता है ताकि व्यक्ति समस्या को सुलझा सके। परामर्श की प्रक्रिया मूल रूप में वैयक्तिक होती है। इस प्रक्रिया को सदैव ही वैयक्तिक रूप से आयोजित करना संभव है। यही कारण है कि गत 3 दशकों से समूह निर्देशन या समूह परामर्श विधि का भी प्रयोग होता आ रहा है। समूह निर्देशन और समूह परामर्श दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। समूह निर्देशन के अंतर्गत अधिकांश छात्र निष्क्रिय रूप से सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि समूह परामर्श में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। इसमें छात्रों का सक्रिय सहभागिता के आधार पर परस्पर अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करना होता है। मनोवैज्ञानिक कैंप ने सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक में लिखा है कि व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अर्थपूर्ण संबंधों की आवश्यकता होती है और अधिकांश को तो इन्हीं संबंधों के आधार पर ही जीवन के महत्व और उद्देश्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। आइए हम सामूहिक परामर्श के कुछ मनोवैज्ञानिक अर्थों की ओर भी अपना ध्यान दें और उनकी तरफ प्रकाश डालें। सामूहिक परामर्श व्यक्तिगत परामर्श का ही विस्तार रूप है। सामूहिक परामर्श में एक से अधिक व्यक्ति पेशेवर परामर्शदाता के साथ मिलकर निजी और सामूहिक समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। सामूहिक परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे वातावरण का सृजन करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना आंतरिक व्यक्तित्व विकसित करने में सहायता मिल सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सदस्यों के बीच स्वतंत्र संवाद को प्रोत्साहन मिलता है। वे एक दूसरे के नजरियों का मूल्यांकन कर आपसी समझ विकसित करते हैं और एक सुधार या नियंत्रित दृष्टिकोण से बातचीत करने का माध्यम तलाशते हैं। समूह परामर्श में सभी व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं का पता लगाने, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं ताकि वे उन समस्याओं का अच्छे ढंग से समझ सके और उन समस्याओं को निपटा सके और समायोजित निर्णय लेने के काबिल वह बन सके। समूह में रहने का अनुभव उन्हें दूसरों के करीब जाने तथा भावनात्मक रूप से दूसरों को समझने और स्वयं को उसके अनुसार ढालने में सहायक सिद्ध होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सामूहिक परामर्श को और भी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इसमें कोहन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने सामूहिक परामर्श बताते हुए कहा है कि समूह परामर्श छोटे समूह के अंतर्गत अंतःक्रिया पर आधारित अपेक्षाकृत अधिक गहन एवं वैयक्तिक तरह से संपन्न होती है। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि यदि समूह में कोई अंतःक्रिया परस्पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होती है और वो वैयक्तिक होते हुए भी बहुत ही सारगर्भित हो, तब उसे समूह परामर्श के अंतर्गत हम रख सकेंगे। समूह परामर्श के संदर्भ में 2 से 6 छात्रों के छोटे समूह इसके अंतर्गत रखना, सम्मिलित करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें परस्पर संबंध भी विकसित किया जाता है। वह अपनी भावनाएं प्रकट कर सके, सूचनाओं को बता सके और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सके। सामूहिक परामर्श का कुछ महत्व भी मनोवैज्ञानिकों ने और समाजशास्त्रियों ने बताया है, जो इस प्रकार है। इसका पहला महत्व जो है कि आवश्यकताओं या समस्याओं को पहचानना। छात्र समूह परामर्श द्वारा अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को साथ साथ दूसरों की समस्या को पहचानने में भी इससे सहायता ले सकता है। इसका दूसरा महत्व यह है कि अभिवृत्तियों और व्यवहारों में सुधार लाना। समूह परामर्श के माध्यम से विद्यार्थी के अनैतिक व्यवहारों, दृष्टियों और प्रवृत्तियों में परिष्करण और वांछनीय मानकों को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तीसरा इसका जो महत्व है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना।
इस प्रविधि के माध्यम से छात्रों में स्वयं की समस्याओं का सामूहिक रूप से विश्लेषण करने, समस्याओं को समझने एवं मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास होता है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। सामूहिक परामर्श की प्रक्रिया में मध्यम से सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु भी विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त या प्रदान की जाती हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क भी इस परामर्श के माध्यम से रखा जा सकता है। परामर्शदाताओं एवं अध्यापकों को उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए यह विधि बहुत उपयोगी होती है। विचारों के आदान प्रदान में भी यह बहुत सहायक होती है और समय और धन की दृष्टि से, मितव्यता की दृष्टि से यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। अब इसके कुछ आधार भी हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक हो जाता है। सामूहिक परामर्श के कुछ आधार हैं। पहला, सामूहिक परामर्श का प्रथम आधार यह है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि अनेक व्यक्तियों को अपनी वास्तविक क्षमताओं का ज्ञान नहीं होता। वे या तो क्षमताओं को बहुत कम आंकते हैं या बहुत अधिक आंकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। सामूहिक परामर्श का दूसरा आधार है कि व्यक्ति द्वारा अपनी संभावनाओं के अनुसार सफलता प्राप्त करना। कभी कभी जीवन में बहुत सी ऐसी संभावनाएं होती हैं जो सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं, पर कई बार व्यक्ति एक संशय की स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति से निकालने के लिए इस प्रकार का परामर्श बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक पर्यावरण में उसका विकास सुचारू रूप से होता है और इस विकास के अंतर्गत कुछ अंतर संबंधों का विकास भी वह करता है। इन अंतर संबंधों के विकास को और बढ़ाने की दिशा में सामूहिक परामर्श बहुत मदद करता है। सामूहिक परामर्श की बात जब हम करते हैं तो इसका यह अर्थ कभी नहीं है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत भिन्नता का कोई स्थान सामूहिक परामर्श में नहीं है। समूह में रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष प्रवृत्तियों के साथ कार्य कर सकता है। सामूहिक परामर्श का प्रमुख आधार यह भी है कि व्यक्ति को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाए कि वह अपने बारे में सही धारणा बना सके। दूसरे शब्दों में उसका संप्रत्यय इस प्रकार का हो कि वह जीवन के लिए प्रेरित हो सके और जीवन में सहयोग और सामाजिक आदान प्रदान के महत्व को वो समझ सके। सामूहिक परामर्श के कुछ प्रतिमान भी देखे गए हैं और खासकर विद्यालयों में इनका प्रयोग बहुतायत में होता है। ऐसे 3 प्रमुख प्रतिमानों की चर्चा यहाँ हम करना चाहेंगे। सबसे पहला है कि समूह निर्देशन प्रतिमान, ग्रुप गाइडेंस मॉडल। इस प्रतिमान का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षाविदों द्वारा किया गया। यह आज भी उपयोगी है। परामर्शदाता की अपेक्षाकृत छात्र समूह को विचार विमर्श करने, प्रश्नोत्तर करने, संचार करने में या फिर अन्य सभाओं को नेतृत्व करने में इस प्रकार के परामर्श की प्रतिमानों का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो समूह प्रतिमान परामर्श का है वह है समूह प्रतिमान परामर्श, ग्रुप काउंसलिंग मॉडल। यह अंतःक्रिया पर आधारित सर्वाधिक जटिल प्रतिमान है। इसमें परामर्श उन सभी व्यक्तियों को समूह में परामर्श कार्य में जो संलग्न है अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करने के लिए निर्देशन का दायित्व दिया जाता है। तीसरा जो प्रतिमान सामूहिक परामर्श में उपयोगी या उपयोग में लाया जाता है वह है समूह प्रक्रिया प्रतिमान, ग्रुप प्रोसेस मॉडल। इस अंतःक्रिया पर आधारित प्रतिमान की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से समूह को एक प्रक्रियात्मक इकाई के रूप में विकसित किया जाता है और इस प्रतिमान में केंद्र बिंदु व्यक्ति का विकास न होकर समूह का विकास होता है। समूह परामर्श के कुछ सोपान या कुछ प्रक्रिया या क्रियाओं की चर्चा भी करना यहाँ प्रासंगिक होगा। मनोवैज्ञानिकों ने समूह परामर्श की बहुत सी प्रक्रिया बताई हैं, पर खासकर जब हम पेशेवर रूप से परामर्श का कार्य करते हैं या समूह परामर्श करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। उन प्रक्रियाओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला है उद्देश्यों की पहचान करना। प्रत्येक सदस्य के लक्ष्य या उद्देश्यों की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही परामर्शदाता समूह परामर्श को प्रभावशाली बनाने में सफल हो सकता है। दूसरा, संगठनात्मक निर्णय लेना। परामर्शदाता यदि समूह के संगठनात्मक निर्णयों को परामर्श योजना में पर्याप्त महत्व दे तो परामर्श का कार्य बहुत ही प्रभावी बन सकता है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण कार्य या सोपान है समूह का गठन। परामर्शदाता को समूह संयोजन का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से समूह का निर्माण हो और उसके सदस्यों को इसका अधिक से अधिक लाभ हो। फिर आरंभ करना। समूह परामर्श आरंभ करने के लिए परामर्शदाता को अपनी तथा अन्य सदस्यों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। उसकी विवेचना करना भी बहुत आवश्यक है। इससे परामर्शदाता को प्रोत्साहन मिलता है, साथ साथ परामर्श लेने वाले व्यक्ति को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। फिर संबंधों का निर्माण। समूह का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे सदस्य के लिए अपने मूल लक्ष्य से अलग होते हुए समूह के लक्ष्यों के प्रति एक होने का भाव बढ़ता जाता है और परामर्शदाता यह आशा भी करता है कि इस प्रकार की
संभावनाएं बढ़े और वह समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दे सके। समूह सदस्यता की अवधि। इस प्रकार के परामर्श में समूह के सदस्यों की अवधि में थोड़ी असमानता पाई जाती है। कुछ सदस्य एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वे उन लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद समूह से अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय ले या कुछ समय तक समूह में बने रहें। सातवां इसका लक्ष्य है कि उपलब्धियों का मूल्यांकन। परामर्श के संदर्भ में अंतिम सोपान परामर्श की प्रभावकता को मापना है। कार्य करते समय परामर्श समूह का अवलोकन करना, सदस्यों के द्वारा एक दूसरे की रेटिंग करना और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना परामर्श के सोपानों के अंतर्गत आता है। अब इतनी बातों के बाद ये निश्चित रूप से प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि इस प्रकार के परामर्श की तैयारी या आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमको इस प्रकार के परामर्श की तैयारी करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने इसके ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इस प्रकार के परामर्श की तैयारी के लिए सबसे पहले समुचित व्यवस्था की जाती है, अर्थात वह कमरा जिसमें परामर्श सत्र आयोजित किया जाना है वह काफी एकांत में होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए और सभी के बैठने की उचित व्यवस्था वहां होनी चाहिए। परिचित सेटिंग्स। परामर्श के लिए चयनित स्थान बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे परिचित माहौल या स्थान में सहज महसूस करते हैं। दूसरे अर्थों में जिन स्थानों पर बैठने में हमें सहजता महसूस होती है वैसे स्थानों का यहाँ चयन करना चाहिए और उसको बार बार बदलना नहीं चाहिए। बैठकों की बारंबारता। जिस समय अंतराल के बाद बैठक आयोजित होती है उस समय अंतराल के बाद लगातार बैठकों का आयोजन होना चाहिए। निश्चय करना चाहिए परामर्शदाता को कि इस प्रकार की बैठकें सुचारू रूप से चल सके। फिर समूह का गठन। समूह का गठन सजातीय या विजातीय भी हो सकता है। समान आवश्यकताओं वाले, समान आयु वाले लोगों का एक समूह बनाया जा सकता है या फिर समान उद्देश्यों को लेकर विभिन्न आयु के समूह के लोगों का भी समूह बनाया जा सकता है। समूह का आकार। समूह के सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है। मूलतः इस प्रकार के परामर्श की शैली में 6 से 8 सदस्यों का होना अच्छा माना जाता है। सदस्यों की जांच। समूह में सदस्यों का चुनाव ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसके लिए सभी सदस्यों का साक्षात्कार परामर्शदाता ले सकता है। 4 प्रकार के सदस्य या 4 प्रकार की वांछनीयता जो इस प्रकार के समूह परामर्श के लिए उपयोगी है। एक ही उम्र के लोग हों, मनोवैज्ञानिक रूप से परिष्कृत लोग हों, जो अवास्तविक ना हो ऐसे लोग हों और जो विरोधी स्वभाव के ना हो, इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार के समूह में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त परामर्श के दौरान या परामर्श की क्षेत्र की हम चर्चा करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां समूह परामर्श बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे अध्ययन कौशल का विकास, व्याख्यान प्रविधि, समूह अधिगम प्रविधि या फिर लघु समूह का निर्माण करना हो, कोई इकाई या फिर किसी यूनिट का निर्माण करना हो, आत्म प्रत्यय में परिवर्तन करना हो या फिर परामर्शदाता अपने रुचि या योग्यता के अनुसार भी समूह का निर्माण करता है या किसी छोटे समूह में अनुकरण या नाटक के द्वारा भी इस प्रकार के परामर्श की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। परिवार समूह में इस प्रकार के परामर्श का उपयोग किया जा सकता है। औपचारिक वार्ताएं इस प्रकार के परामर्श के माध्यम से की जा सकती हैं या फिर शाब्दिक या मनोउपचार प्रविधि का प्रयोग करते समय इस प्रकार के परामर्श विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इन परामर्श विधियों का प्रयोग करने के बाद एक प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के परामर्श का क्या लाभ हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने इसके बहुत से लाभ भी बताए हैं जो इस प्रकार हैं कि सामूहिक परामर्श एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों को परामर्श देने में मदद करता है, अर्थात यहाँ हम कम समय में बहुत सारे लोगों को लाभ दे सकते हैं। फिर विशेष रूप से वैसे किशोरों के लिए बहुत लाभदायी है जो साथी समूह के विचारों से प्रभावित होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपने समूह से प्रभावित होकर कार्य को करते हैं, वैसे व्यक्तियों के बीच इस प्रकार का परामर्श खासा लोकप्रिय है और उसमें इसका लाभ भी उसको मिलता है। फिर इस प्रकार के परामर्श में समूह सदस्य समूह के अन्य सदस्यों के अनुभव को सुनता है और उसे समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव भी प्राप्त करता है। परामर्शदाता समूह में समूह के सदस्यों को समर्थनकारी वातावरण में परामर्श कार्य करता है और इससे जो समस्या होती है उसके प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलती है। इसमें एक सदस्य दूसरे के विचारों को समझने और महसूस करने, उसे अपनाने में सहायक बनता है और उसकी सहायता करता है, जिससे सामाजिक अंतःक्रिया का भाव निर्मित होता है। फिर इसमें सदस्य दूसरे सदस्यों की समस्याओं को इस प्रकार से सुनता है कि उसका समाधान हो सके या समाधान की दिशा में प्रयास किया जा सके। इसमें व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, निर्णयों
और आदतों को सामाजिक वातावरण के अनुसार बनाने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह विचार, भावनाओं, विश्वासों और दृष्टिकोण को बदलने में भी सहायक होता है। मूलतः हम देखें तो इस प्रकार के परामर्श का उपयोग विशेष समूह जैसे मद्यपान करने वाले, असामाजिक व्यवहार करने वाले या फिर इसी प्रकार से ऐसा समूह जिनका प्रभाव या जिनके प्रभाव के माध्यम से लोग लाभान्वित हो सके, वहाँ ज़्यादा किया जाता है। चिंता, तनाव या फिर अलगाव जैसे भावनाओं को कम करने में भी इस प्रकार का परामर्श बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस प्रकार के परामर्श की कुछ सावधानियां भी है जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार के परामर्श की विधि का बेहतर लाभ लिया जा सकता है। समूह परामर्श के अंतर्गत पारस्परिक विश्वास का वातावरण बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिससे सदस्य स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और समस्या का समाधान कर सके। कभी कभी सदस्यों के अभिभावकों को या अध्यापकों को भी इस प्रकार के परामर्श में आमंत्रित करना चाहिए। पृथक पृथक समूह का निर्माण भी बहुत इसमें आवश्यक है। समूह परामर्श में समूह के सदस्यों का चयन करने की विशिष्ट सावधानी बरतनी चाहिए, अर्थात यहाँ परामर्शदाता सदस्यों के चयन में बहुत सावधानी बरतता है कि किस प्रकार के सदस्यों का इसमें चयन किया जाए, जिसमें आयु वर्ग, समान योग्यता, एक समान आर्थिक स्थिति, एक समान सामाजिक पृष्ठभूमि को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। या इसमें इस प्रकार के प्रश्नों का भी चयन किया जाता है जो इस प्रकार का समूह जिसका जवाब दे सके। समूह में परिचर्चा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है यह समूह परामर्श है, सभी व्यक्ति का इसमें समान महत्व होता है। तो परामर्शदाता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष पर वह ध्यान न दे। परिचर्चा में भाग लेने संबंधी नियमों और उपनियमों से समूह के सदस्यों का परिचित करा देना भी बहुत आवश्यक है। हम जिस उद्देश्य के लिए परामर्श कार्य कर रहे हैं या समूह परामर्श का जो उद्देश्य है उससे सभी सदस्य परिचित होने बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और परामर्शदाता को इस चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देना चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक सदस्यों को इसका परिचय कराना चाहिए। परामर्शदाता को इस प्रक्रिया की दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। एक ओर वह नेतृत्व प्रदान करता है और दूसरी ओर स्वयं अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि समस्या का समाधान हो सके और सदस्यों में, जो समूह के सदस्य हैं, उनमें सूझ का विकास हो सके। इसमें समूह परामर्श में जो लीडर होता है या जो नेता होता है उसको 3 पक्षों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। एक होता है निदानात्मक पक्ष। इस पक्ष का उद्देश्य सदस्यों के तनाव को कम करना होता है। दूसरा इसका पक्ष है चिकित्सात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के तनाव को कम किया जाता है और उनमें परस्पर विश्वास को सुदृढ़ किया जाता है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो होता है शिक्षण पक्ष। इसका उद्देश्य सूचनाओं को संप्रेषित करना तथा प्रत्यक्ष रूप से सीखने के विकास पर बल देना होता है। कुछ परामर्शदाता समूह की गतिशीलता के संबंध में भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। इनमें कुछ कारकों का ज्ञान होना या कुछ कारकों की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिनमें महत्वपूर्ण सांवेगिक कारक, बौद्धिक कारक और क्रियात्मक कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से सामूहिक परामर्श की विधि, उसके प्रकार, उसकी विशेषताओं, उसकी सीमाओं की चर्चा आज हमने किया। निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और परामर्श की दिशा में आपको यह सहायता करेगा, ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे न